हेलो पॉमग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी सिंस 1991। 1991 से क्या प्रोडक्टिविटी रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या ट्रेंड रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, WTO एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी सिंस 1991। देखो एग्रीकल्चर का एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत आई थिंक नहीं है क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में हैं एंड एग्रीकल्चर एक ऐसा पॉइंट है जो सबको पता होगा। एग्रीकल्चर ठीक है। सो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। अगर छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वहां पर हमें सिखाया जाता है कि 3 सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो प्राइमरी सेक्टर में जो आता है वो हमारा प्राइमरी में एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है? जितने भी क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं हमारे इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में जितनी भी क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, लोग वर्क करते हैं फील्ड्स में, तो वो हमारा एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है। फूड जो भी खाने के लिए उगाते हैं, जिस भी तरीके का उगा रहे हैं, वो सारी चीजें एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो 70% ऑलमोस्ट जो है लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 70%। बाकी जो 30% बचा वो मैन्युफैक्चरिंग में है और सर्विस सेक्टर्स में है। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके क्या ट्रेंड्स रहे 1991 से। एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर जो है उसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पर वो लाई करता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 100 में से ऑलमोस्ट 70 to 75% जो है वो एग्रीकल्चर पर लोग डिपेंड होते हैं। अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट्स देयर लिवलीहुड। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें मेजोरिटी जो है, मतलब मेजर पार्ट जो है पॉपुलेशन का, वो अपने लिवलीहुड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। विलेज एरिया में देखा होगा आप लोगों ने, जो भी फार्मर्स होते हैं वो उनकी सारी चीजें, सारा लिवलीहुड जो होता है, उनका खर्चा जो होता है, उनके लाइफ स्टाइल जो है, सारी चीजें एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो जो भी क्रॉप उगाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है हमारा इंडियन इकोनॉमी में, एंड जो लोग हैं इंडिया के, जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा एक इसका मेजर पार्ट है। ठीक है। गिवन द लार्ज पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर ऑल्सो हैज इम्प्लीकेशंस फॉर फूड सिक्योरिटी टू इट्स पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन जो दी हुई है उसमें एग्रीकल्चर जो है उसके इम्प्लीकेशंस भी हैं फूड सिक्योरिटी पर एंड टू इट्स पॉपुलेशन। उसकी जो, क्योंकि भाई हम जो भी चीज खा रहे हैं, जो भी चीज पी रहे हैं, जो भी हमारा फूड है, वो सारी चीजें हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? एग्रीकल्चर से प्रोवाइड होती है। आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, तो वो राइस, वो व्हीट, वो जो ग्रेन है, सीरियल्स हैं, स्पाइसेस हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो सारे एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। Thus, both the size of agriculture output and productivity are central to the development issue of Indian economy. अब देखो एग्रीकल्चर आउटपुट या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हम किसको कहेंगे? जैसे जो भी फील्ड्स हैं, जो भी फार्मर्स हैं, तो वो जो अपनी क्रॉप लगाते हैं उसमें जो उनको निकल के आ रहा है, उनका आउटपुट जो निकल के आ रहा है, कि भाई किसी की ऐसा होता है क्रॉप खराब हो गई, किसी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, तो क्या प्रोडक्टिविटी रही है, वो एक सेंट्रल डेवलपमेंट इशू है इंडियन इकोनॉमी में। वी एग्जामाइन सम ऑफ द ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसी प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, उनका पीछे से लेके पिछले सालों से कुछ क्या ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, कि प्रोडक्शन किसका इंक्रीज हुआ है, किसका डिक्रीज हुआ है। सो यहाँ पर आपको एक टेबल देखने को मिल रही होगी, क्रॉप्स के नेम आपको गिवन है, 8th प्लान, 9th प्लान, 10th प्लान, 2011, 12 और 12, 13 तक का आपको डेटा यहाँ पर गिवन है। 5 ईयर प्लान जो है आपके, उसके यहाँ पर बताया गया है कि 8th प्लान में कितना रहा है, 9th में एंड 10th में। सो अगर हम राइस की बात करें, ठीक है, तो राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये बोला है कि ये है आपका एमटी बना हुआ है मिलियन टन्स। ठीक है, तो 78.7 मिलियन टन्स में यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, एंड देन जब 9th प्लान हुआ तो 87.3 हो गया, इंक्रीज हुआ है। फिर 85.6
एंड 105.3, 101.5। इस तरीके से आपको ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कैसे इंक्रीज होता हुआ आ रहा है या डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, किस ईयर में जाके इंक्रीज हुआ है, किस ईयर में जाके प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुआ है। सो यहाँ पर अगर वीट का देखोगे तो वीट में 62.9 मिलियन टन्स आपको गिवन है, देन 71.3, 70.2, 94.9 एंड 92। तो इसमें देखोगे कि आप किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। अदर सीरियल्स का गिवन है, पल्सेस का गिवन है, टोटल फूड ग्रेन, यहाँ पर जितने भी सारे फूड ग्रेन है, फिर ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन, एंड ये सारी चीजें हमें कहाँ से रिसीव होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिसीव होती है। और इन सब की क्रॉप जो होती है वो कौन लोग करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 70 to 75% जो हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और उनके क्या ट्रेंड्स रहे हैं उसके प्रोडक्शन के, कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन रहा है इंडिया में, वो यहाँ पर आपको गिवन है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें गिवन है कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, कि प्रोडक्शन मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर हुआ, जैसे मान लो किसी भी क्रॉप का, यहाँ पर वीट का बोला है, ठीक है। तो अगर वीट का पहले था 70 क्विंटल्स, ठीक है, 70 मिलियन टन्स था, फिर वो डिक्रीज होके 60 हो गया। तो ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है, उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज अनइकोनॉमिकल। लैंड होल्डिंग मतलब कि भाई जो एरिया है, ठीक है, फील्ड का जो एरिया है वो लैंड होल्डिंग कितना है, ठीक है, उसका जो एवरेज साइज है वो अनइकोनॉमिकल होता है, इसकी वजह से प्रोडक्शन लो हो जाता है। एंड देन सेकंड है एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज नोटेड बाय मेनी स्टडीज एज अ मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड अकाउंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ सॉइल इरोजन। अब देखो भाई, जो मॉडर्न खेती है वो कैसे होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ की जाती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उन सारी चीज़ों में कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो उससे स्टडीज़ में ये पाया गया कि जो मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, मतलब ज़मीन जो है, जो फील्ड है, मान लो ये यहाँ पर क्रॉप उगाई जा रही थी, तो ये फील्ड डिग्रेड हो रहा है, इसका ग्रेड जो है वो कम होता जा रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, और इससे सॉइल इरोजन भी हो रहा है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो सारी चीजों को नुकसान कर रहे हैं, क्रॉप को भी नुकसान कर रहे हैं और लैंड को भी नुकसान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो एक्सेस यूटिलाइजेशन है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं फार्मर्स, तो उससे यहाँ पर नुकसान होता है एंड वो प्रोडक्शन को लो करता है। द मेजर कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इज द लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की कमी की वजह से, जैसे मान लो कोई भी फार्मर है, उनको क्रेडिट की जरूरत है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन उनको क्रेडिट नहीं दे पा रहा है, तो ये कॉज हो जाएगा लो प्रोडक्टिविटी का। द प्रोविजन फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज मेजर चैलेंज टू एग्रीकल्चर। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि पानी की जो फैसिलिटी होती है, ठीक है, क्रॉप को, फसल को पानी जो लगाया जाता है, तो उसका लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चर में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, क्योंकि भाई क्रॉप है तो उसको टाइम टू टाइम, जिस टाइम पे उसको जरूरत है पानी की, तब उसको पानी लगाना है, तभी तो सही रहेगी। तो यहाँ पर ये कुछ कॉजेज हैं जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो रहती है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी। पीडीएस नाम सुना होगा आप लोगों ने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन पुअर कंट्री लाइक इंडिया इज प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को लाने के लिए क्या किया गया, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। फूड सिक्योरिटी का मतलब इन सिंपल वर्ड्स, फूड सिक्योरिटी मीन्स इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पॉपुलेशन, कि जितनी भी पॉपुलेशन है उनको जो एक एडिक्वेट फूड सप्लाई, कि भाई इतना एक पर्सन के लिए फूड चाहिए होता है एक मंथ में, तो उसको जितनी भी पॉपुलेशन है उस सारी पॉपुलेशन को वो फूड प्रोवाइड किया जाए, उसको फूड सिक्योरिटी दी जाए कि आप भूखे नहीं मरोगे, आपको जितने फूड की जरूरत है वो गवर्नमेंट आपको देगी। सो वो होता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी हैज अंडरगॉन अ चेंज इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ड्यूरिंग द लेट 60s to 1980s. It means having enough food stock with the government to stabilize the food grain price only. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो लास्ट कुछ डिकेड से, 10 कुछ सालों से यहाँ पर बोला है कि कुछ चेंज हुआ है। जैसे 1960 से 1980s तक क्या चेंज आया यहाँ पर,
इनफ फूड स्टॉक था गवर्नमेंट के पास, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए फूड ग्रेन प्राइस जो है उनको स्टेबलाइज किया कि भाई फूड जो भी दिया जा रहा है, जो भी ग्रेन्स दिए जा रहे हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें लोगों को व्हीट दिए जाते हैं, ठीक है, एंड राइस दिए जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर पल्सेस भी दी जा रही थी एंड और भी बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें फूड सिक्योरिटी में आती हैं एंड इसमें कुछ चेंजेस हुए थे 1960 टू 1980 तक। द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी इनकम्पासेस प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है टू द फार्मर्स, इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सेल थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, मेंटेनिंग बफर स्टॉक्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो पूरा प्रोसेस क्या है फूड सिक्योरिटी का। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जो होती है वो ये बोलती है कि जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को यहाँ पर एक पर्सन के लिए, पर पर्सन के लिए या पर फैमिली के लिए जितना भी फूड की जरूरत होगी वो उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब वो फूड जो भी ग्रेन्स उनको दिए जा रहे हैं वो आते कहाँ से हैं, वो जो भी फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं। अब वो फार्मर क्या करते हैं, अपनी क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, उन्होंने व्हीट राइस ये सारी चीजें उगाई, उसके बाद वो क्या करेंगे, इस जो भी उनकी फसल होगी वो गवर्नमेंट को बेचते हैं, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट जो है उनको प्रोवाइड करती है कि जो भी उनकी फसल है उसमें उनको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो, ठीक है। एंड क्योंकि जब फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों उगाएंगे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट फार्मर्स को भी दिया जाता है एंड उस पे गवर्नमेंट जो है वो परचेज कर लेती है फूड ग्रेन्स एंड देन परचेज करने के बाद फिर वो पॉपुलेशन जो भी है उनको मिनिमम प्राइस पर वहां पर प्रोवाइड करती है। तो ये होती है फूड सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट देती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है। एंड यहाँ पर बोला है कि जो भी सेल होती है गुड्स की वो किसके अंडर होती है, यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इसमें बफर स्टॉक भी मेंटेन किया जाता है। जैसे बफर स्टॉक मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक की कमी हो जाती है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर PDS सिस्टम के लिए बफर स्टॉक होता है। दिस पॉलिसी हेल्प टू इंश्योर ग्रेन सरप्लस, स्टेबल प्राइस ऑफ बेसिक फूड प्राइसेस एंड हाई फार्म इनकम। इस पॉलिसी से क्या हेल्प होती है, ग्रेन सरप्लस होता है, ठीक है, मतलब जो भी फसल उगाई जा रही है उसमें सरप्लस हो, प्राइस जो है बेसिक फूड प्राइसेस वो स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते कि भाई बहुत ज्यादा हाई हो गए बहुत ज्यादा लो हो गए, एंड जो फार्म इनकम है वो हाई रहती है। तो इसमें जो है फार्मर्स का भी फायदा है एंड गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी दे रही है तो पॉपुलेशन का भी फायदा है। तो इस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो थी 2000 में आई वो क्या थी। The National Agriculture Policy 2000 was announced on July 28, 2000 in the Parliament to promote agriculture growth that suffered serious setback in the 90s. अब यहाँ पर बोला कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो कब अनाउंस की गई थी, 8 जुलाई 2000 में, ठीक है। MCQ में आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो कब आई थी, ठीक है, ऑन 28 जुलाई 2000। अब इसमें क्यों बनाई गई ये, एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो पिछले कुछ 90s ईयर्स से वहां पर सफर कर रही थी उसको ग्रो करने के लिए यहाँ पर एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई। द पॉलिसी observed that decline in public investment in agriculture, control on the movement, storage and sale of agriculture product have adversely affected profitability and contributed to decline in the growth of this sector. यहाँ पर पॉलिसी में ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर का, लोग जो पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। एंड जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर से बन रहे हैं, कॉटन हो गई एंड यहाँ पर व्हीट हो गए, राइस हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आ जाएंगी। तो इनकी सेल और स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी को और यहाँ पर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो इस सेक्टर की ग्रोथ थी वो कम होती जा रही थी, तो इस वजह से इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये पॉलिसी लाई गई। The policy is called Rainbow Revolution as it aims at a comprehensive development of all the subsector in agriculture like horticulture, sericulture, animal husbandry, poultry, aquaculture and aromatic and medicinal
प्लांट्स। यहाँ पर क्या बोला, इस पॉलिसी को रेनबो रिवॉल्यूशन भी बोला जाता था। रेनबो रिवॉल्यूशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये एम करती थी सारे सेक्टर, एग्रीकल्चर में जितने भी सेक्टर आते हैं उनको डेवलप करना। अब रेनबो क्या होता है भाई, उसमें बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी सारे चीजें आ रही हैं, उसके अंदर जितने भी सारे सब सेक्टर्स आ रहे हैं, उन सबको ये कवर करती थी, इसलिए इसको रेनबो रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। अब उन सेक्टर्स में क्या क्या आ रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे पोल्ट्री में आपकी जो हेंस वगैरह का होता है, ठीक है, एक्वाकल्चर में आपकी जो फिशेस वगैरह होती हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, जितने भी सब सेक्टर हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। सो ये थी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 की। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस लिए बनाई गई थी। मेन पार्ट तो पढ़ लिया कि मेन जो चीज थी वो क्या थी, ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर को उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज अ ग्रोथ रेट ओवर 4% पर एनम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रोथ रेट जो था वो 4% था, ठीक है, तो उसको और ज्यादा ग्रो करने के लिए इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ सोइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। जैसे पीछे देखा कि बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो उससे यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी चीजें खराब हो रही हैं, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज गिवन है, उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया जाए, और जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसको बचाया जाए, कंजर्व किया जाए, उसको डिग्रेड होने से बचाया जाए, सॉइल इरोजन होने से बचाया जाए, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। वाटर को सही से यूज किया जाए, इरिगेशन उसमें अच्छे से हो, एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। द नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इक्विटी अक्रॉस रीजन फार्मर्स रीजन के जो भी फार्मर्स थे उनकी इक्विटी की ग्रोथ हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रमोट टेक्नोलॉजिकली, एनवायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हर तरीके से उसको ग्रो करना, उसको प्रमोट करना टेक्नोलॉजिकली मतलब कि पहले जो एग्रीकल्चर होता था एंड अब जो एग्रीकल्चर होता है, लाइक अगर हम देखें कि 2000 के टाइम में एंड 2024 के टाइम में, 24 इयर्स बाद कितने चेंजेस आए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जिनसे एग्रीकल्चर और ज्यादा ग्रो कर सकता है, एंड एनवायरमेंटली उसको प्रमोट करना, इकोनॉमिकली प्रमोट करना। तो इस तरीके से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के, जो 2000 में लाई गई थी। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में WTO एग्रीमेंट इन एग्रीकल्चर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसका जो एग्रीमेंट था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। The World Trade Organization came into existence in 1995 on the promise of a near free trade regime among all the member of countries. यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सारे वर्ल्ड के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके ट्रेड को देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1995 में आई थी। इसमें ये बोला गया कि फ्री ट्रेड रिजाइम जो है सारे मेंबर्स में वो दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी फ्रीली कहीं भी ट्रेड कर सकता है। इट इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ एग्रीमेंट दैट वर एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर। ये किसके बेस पे सेट किया गया था ये एग्रीमेंट, कि जितने भी मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, कितने मेंबर हैं आप लोग सर्च करके मुझे बताइएगा, एंड मेंबर जितने भी हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो सारे ही उस चीज पर एग्री करने चाहिए, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दीज एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट गवर्निंग द ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज अमंग द मेंबर कंट्रीज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था इस एग्रीमेंट को लेके, कि जो भी चीजें हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटी मतलब जो भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से हमें मिल रहा है, ठीक है, तो जो भी मेंबर कंट्रीज है उसमें उसका ट्रेड जो भी किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट्स थे वो इस एग्रीमेंट में थे, ठीक है। दिस इज नोन एज द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। इसको हमने बोला एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसको इस नाम से जाना जाता है, जिसको AOA भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है, उसको फ्रीली हम ट्रेड कर सकते हैं जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। सो ये था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फीचर्स इसके। मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस का मतलब दिस रेफर टू द सिस्टम ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
उनसे एक्सपोर्ट जो हो रहा था एग्रीकल्चर गुड्स का उस पर रेस्ट्रिक्शन। तो इस मार्केट एक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर कि मार्केट की एक्सेस मिलनी चाहिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन था एग्रीकल्चर गुड्स का, ठीक है, कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप दूसरी कंट्री में नहीं बेच सकते उसको। एंड नेक्स्ट था रिडक्शन इन डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट जो थी, अपनी कंट्री में जो सपोर्ट थी वो रिड्यूस हो गई थी। अ नंबर ऑफ स्कीम ऑपरेट बोथ इन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू मेक एग्रीकल्चर अ वायबल एक्टिविटी। दोनों ही कंट्री में, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, ऐसी स्कीम उसमें लाए गए, ऐसी स्कीम वहां पर ऑपरेट की गई जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर का वहां पर डेवलपमेंट हो, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को एक वायबल एक्टिविटी बनाने के लिए। एंड देन नेक्स्ट है एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, AMS। दिस रेफर टू द टोटल सपोर्ट गिवन टू एग्रीकल्चर अंडर एम्बर बॉक्स इज द सब्जेक्ट टू रिडक्शन। यहाँ पर आपको एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट जो बोला है, तो ये टोटल सपोर्ट जो भी एग्रीकल्चर को दी जाती है एम्बर बॉक्स में, ठीक है, एम्बर बॉक्स के अंडर जो भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट दी जाती है वो एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट होता है। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। एंड आज की वीडियो में हमने देखा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर से। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। फर्स्ट हमने देखे ट्रेंड्स क्या है एग्रीकल्चर में, देन कॉजेस क्या है लो प्रोडक्टिविटी के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, एंड नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या थी एंड उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो एग्रीमेंट दिया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड उसके क्या फीचर्स थे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।